YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टीईसी का असेसमेंट एग्जाम कैसे देंगे, आज के इस वीडियो में आपको लाइव देख करके दिखाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए कि दोस्तों सीएससी से रिलेटेड, टीईसी से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते रहे, नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल या कोई ब्राउज़र को ओपन कर लेना है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टीईसी एग्जाम लिख करके टाइप कर देना है और उसे दोस्तों सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपको देखिए यहाँ पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, देखिए टीईसी सर्टिफिकेट। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों इस प्रकार से पेज खुल करके आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है लॉग इन विथ यूएस। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ देखिए लॉग इन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए लॉग इन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको यहाँ लॉग इन करना है। रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो चलिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये डैशबोर्ड है, ये लर्निंग है। लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वीडियो पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ असेसमेंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए आपको 10 असेसमेंट देखने को मिलेगा। देखिए ये पहला असेसमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये सभी दोस्तों यहाँ से आपको असेसमेंट देना है। आप जितना भी अंक लाएंगे, जितना भी नंबर लाएंगे, यहाँ पर आपको नंबर आपका देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं असेसमेंट को स्टार्ट करता हूँ। आपको असेसमेंट कैसे देना है स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक लॉक का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए आपको स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए इस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करते हैं देखिए दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन खुल करके सामने आ चुका है। तो आपको फटाफट पढ़ना है। यहाँ देखिए दोस्तों आपका मिनट भी चल रहा है। आपका जैसे मिनट खत्म होगा, एक क्वेश्चन का दोस्तों 1 मिनट समय दे रहा है। तो आपको फटाफट क्वेश्चन को पढ़ना है और देना है। देखिए आप यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ करके दे सकते हैं। देखिए उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक शहर में नए प्रकार का रेस्तरां शुरू करना। तो यही दोस्तों सही हो जाएगा। इस पर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है, प्रयोग से बचता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। उद्यमी दोस्तों जोखिम से बचता नहीं, वो जोखिम लेता है तभी वो उद्यमी बन सकता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं दोस्तों देखिए 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। तो दोस्तों
कोई भी काम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो 3 वर्ष के भीतर हो सकता है कई वर्ष लग जाए सफल होने में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। ये हो नहीं सकता है कि आप 3 वर्ष में ही सफल हो जाएंगे, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। देखिए छठा क्वेश्चन है, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों को FEW में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में शामिल होता है: प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। तो इसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है: प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो दोस्तों बन सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू, सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इनमें हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है? इनमें से कोई भी नहीं, इसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू असेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर पहला असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ 7 नंबर मुझे मिला है। इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड असेसमेंट को देंगे। तो चलिए सेकंड असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। फिर से लॉक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों दोनों सही हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही। इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद है दोस्तों, क्या उद्यमी में डैश शामिल है? क्या उद्यमी में डैश शामिल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। फिर से दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सफल होने के लिए उद्यमी को डैश का होना आवश्यक है। सफल होने के लिए उद्यमी को डैश का होना आवश्यक है। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा धीरज। इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमी में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिम को प्रबंधित करने और संभालने को आयोजित करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही, तो यही आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे? संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता परिस्थितिकी तंत्र, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमी को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यवसाय का निर्माण करने में डैश समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लंबे समय तक, हिंदी में बोलेंगे लॉन्गर, यही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनोवेशन, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों नवोन्मेष,
तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद दोस्तों सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पर दोस्तों मेरा सेकंड असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको थर्ड असेसमेंट कंप्लीट करके दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर मिला है, देखिए। अगला असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। लॉग पे क्लिक कर देना। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम। तो दोस्तों तीसरा असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विचार एक अवसर है या नहीं? मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स। हिंदी में बोलेंगे गलत। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सफल उद्यमी के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। व्यक्ति को उद्यम या व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला है दोस्तों, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। हिंदी में बोलेंगे दोनों सही है। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा। उसके बाद सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ तीसरा असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी दोस्तों 8 नंबर आया है। उसके बाद दोस्तों चौथा असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं। लॉग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम। दोस्तों यहाँ चौथा एग्जाम भी स्टार्ट हो चुका है। वे लागतें जो उत्पादन स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना उपलब्धि में अल्पावधि में भी भिन्न नहीं होती है, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भी भिन्न नहीं होती है, उन्हें डैश लागत कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित लागत। हिंदी में बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेची गई वस्तुओं COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देता है। सामान का मूल्य, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों प्रोडक्ट कॉस्ट। इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस्ट एलोकेशन इज मेथड थॉट विच ए बिजनेसेस एलोकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय लागत, वेरिएबल कॉस्ट। तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला है, लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन, लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष श्रम लागत, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यही सही आंसर हो जाएगा। इस पर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों लागत। यही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली सामग्री आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे अनपेक्षित लागत। तो इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, रिलायंस फ्रेश, डी-मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश में डैश डिग्री रूपांतरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा निम्न से मध्य। तो इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू। तो दोस्तों यहाँ पर 4 असेसमेंट यानी कि चौथा असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर आया है। तो चलिए अगला असेसमेंट को शुरू करते हैं। फिर से आपको दोस्तों यहाँ पर लॉग पे क्लिक कर देना है। लॉग पे क्लिक करते ही स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न आपके पास आ चुका है। उद्यमी हमेशा चीजों को करने के लिए नई तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों क्रिएटिविटी। तो इस पे टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, उद्यमी अपने उत्पादन या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों को बेचते हैं, यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी में बोलेंगे संचार कौशल। तो इस पे आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। एक सफल उद्यमी की विशेषता क्या नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते में छोड़ देता है। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों क्विट्स हाफ वे व्हेन द सिचुएशन बिकम डिफिकल्ट। तो इस पे दोस्तों टिक करके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला है दोस्तों ज्ञान डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। डैश ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अवशोषण क्षमता। इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो इस पे आपको टिक कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेन्यू में रचनात्मक नहीं थे। और दोस्तों उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों। तो इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषज्ञता का क्यों होना महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इंग्लिश में बोलेंगे बोथ ए एंड बी। तो इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्तरां खोला, लेकिन उनका रेस्तरां ठीक से नहीं चल रहा और आखिरकार उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्यों कर कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्ण ज्ञान नहीं था। उसे रेस्टोरेंट चलाने का पूर्ण ज्ञान नहीं था। ही डिड नॉट हैव प्रेयर नॉलेज ऑफ हाउ टू रन ए रेस्टोरेंट। तो इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों उद्यमी निश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यमी निश्चितता से संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की जा रही है? तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क टेकर। हिंदी में बोलेंगे जोखिम लेने वाला। तो इस पे टिक कर देना। उसके बाद सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर 5वां असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी दोस्तों 8 नंबर आया है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 6ठा असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से लॉग पे क्लिक करना है। तो चलिए कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम। पहला प्रश्न है दोस्तों सही समीकरण का चयन करें। सही समीकरण का चयन करें। तो दोस्तों आपको सही समीकरण का चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों टोटल एसिड्स बराबर टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। हिंदी में बोलेंगे कुल संपत्ति बराबर कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो यही आपका सही आंसर है। इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। हिंदी में बोलेंगे ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, उसके बाद संपत्ति होती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है 3 वित्तीय पत्रक क्या है, जैसे किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं। 3 वित्तीय पत्रक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। तो इस पे टिक करके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपया का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। अकुरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैश। हिंदी में भी दोस्तों कैश बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिस्थितियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैलेंस शीट। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। दोस्तों छठा असेसमेंट में दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 नंबर आया है। दोस्तों 7वां असेसमेंट शुरू करने के लिए फिर से आपको लॉग पे क्लिक करना है। तो चलिए लॉग पे क्लिक कर देते हैं। फिर से यहाँ स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पसंदीदा ग्राहकों की सूची और विवरण। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है एकमात्र स्वामित्व क्या है? एकमात्र स्वामित्व क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है बड़ी संख्या अब निगम क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों निगम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई। इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। डैश अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और तय करने के बारे में है जो किस व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिनांस। हिंदी में बोलेंगे वित्त। तो इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है।
अगला प्रश्न है, डैश एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इक्विटी। हिंदी में भी दोस्तों इक्विटी बोलेंगे। इस पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय का उत्पाद क्या है? व्यवसाय का उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुड्स। हिंदी में बोलेंगे माल, सर्विसेज, सेवाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव। हिंदी में बोलेंगे उपरोक्त दोनों। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकमात्र स्वामित्व भागीदारी निगम। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, डैश के कई मालिक या साझेदार है, जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका साझेदारी। हिंदी में बोलेंगे पार्टनरशिप। तो इस पे आपको टिक करके सबमिट एग्जाम कर देना है। फिर से आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर दोस्तों 7वां असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये 9 नंबर आया है इसमें दोस्तों। उसी प्रकार से 8वां असेसमेंट को शुरू करने के लिए यहाँ पर लॉक पे आपको क्लिक कर देना है। लॉक पे क्लिक करते ही आपका ये 8वां असेसमेंट या फिर स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। दोस्तों 8वां असेसमेंट स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न है, दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है। बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू। हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, वर्तमान संपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या है? वर्तमान संपत्तियों के सामान्य प्रकार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नगद, इन्वेंट्री, प्राप्य, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम। तो इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। डैश कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व। हिंदी में बोलेंगे रेवेन्यूज। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, डैश वे संपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपभोग होने की उम्मीद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तमान संपत्ति। हिंदी में बोलेंगे करंट एसेट्स। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाभ और हानि विवरण। तो इस पे आपको टिक करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को डैश कहा जाता है परिधारित कमाई। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, डैश शीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
तुलन पत्र, हिंदी में बोलेंगे बैलेंस शीट। इस पे आपको टिक करके सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों देखिए 8वां असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए 8 नंबर आया है। दोस्तों 9वां असेसमेंट को स्टार्ट करने के लिए फिर से आपको लॉक पे क्लिक कर देना है। लॉक पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न, एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचनाओं का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हुक और उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुक और उद्देश्य। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न, एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से उत्पाद को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी में बोलेंगे गलत। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, सुनना सुनने जैसा ही है। सुनना सुनने जैसा ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों सही है। हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे बोथ आर करेक्ट। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ग्राहक की चिंताओं को समझें। ग्राहक की चिंताओं को समझें। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, आनंद के लिए सुनने को डैश कहा जाता है। आनंद के लिए डैश सुनने को कहा जाता है। तो हिंदी में बोलेंगे प्रशंसात्मक श्रवण। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रा और गुण। इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटिटी एंड क्वालिटी। इस पे आपको टिक करके सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। देखिए दोस्तों ये 9वां असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें 9 नंबर आया है। उसके बाद दोस्तों 10वां असेसमेंट बचा हुआ है। इस पे आपको स्टार्ट करने के लिए आपको लॉक पे फिर से क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए लॉक पे क्लिक कर लेते हैं और 9वां असेसमेंट 10वां असेसमेंट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लॉक पे क्लिक करते ही स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, डैश हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी यह नहीं खोज रहा है कि वह ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन इंग्लिश में भी दोस्तों आप कमोडिटाइजेशन ही बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, हिंदी में बोलेंगे सही। तो इस पे टिक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा। तो इस पे आपको टिक कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है।
तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में बोलेंगे ऊपर के सभी। तो इस पे आपको टिक कर लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना। अगला प्रश्न है, मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक कीमत। हिंदी में बोलेंगे कस्टमर प्राइस। तो आपको कस्टमर प्राइस पे क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। मान कहाँ रहता है? तो दोस्तों मान कहाँ रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक के मन में। मान कहाँ रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक के मन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मूल्य ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। तो इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्राहक उस उत्पादन या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इस पे आपको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही कथन और सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मान ग्राहक परिभाषित है। इस पे आपको टिक करके सबमिट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ पर दोस्तों 10वां असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर 8 नंबर आया है। इस प्रकार से दोस्तों आप टीईसी का सभी असेसमेंट इस वीडियो को देख करके दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लाइव एग्जाम देने के लिए यहाँ पर देखिए आपको टेक एग्जाम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करके लाइव एग्जाम दे सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको टीसी का असेसमेंट लाइव एग्जाम दे करके दिखाया हूं। इसमें दोस्तों आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हैं, आप देख करके भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको असेसमेंट एग्जाम को देना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।